द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज एक दफा फिर डॉक्टर इश्तियाक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर साहब जो हैं लाहौर में पैदा हुए और आजकल ये प्रोफेसर एमेरिटस हैं स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी के। और ये इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं और सबसे जो तफसीली किताब है पार्टीशन इरा राइट्स पे वो इन्होंने लिखी है। फिर बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना पे सबसे तफसीली जो किताब है वो भी इन्होंने लिखी है। और अभी इनकी दोनों किताबों को इंडिया और पाकिस्तान में भी अवार्ड्स मिल चुके हैं। तो इन्हीं से जानते हैं उनकी तफसील। तो पहले तो सर मुबारकबाद आपको कि दोनों मुल्कों में आपको अवार्ड्स मिले हैं और आपकी जो अभी जो किताब आई है जिन्ना साहब पे उसके अच्छे रिव्यूज भी आए हैं पाकिस्तान में। तो उसकी तफसील थोड़ी सी बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। आपके साथ जब भी बात करता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि पाकिस्तान में एनलाइटेंड जर्नलिज्म, रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म जिससे कि तामीरी काम हो रहा है, उनमें से आप एक हैं। यू आर अ लीडिंग लाइट। तो शुक्रिया सर। आपके साथ बात करते हुए बहुत खुशी होती है। जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया, आई थिंक आई एम द ओनली स्कॉलर ऑफ बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान जिसकी किताबों को दोनों मुल्कों में अवार्ड मिले हैं, द हाईएस्ट अवार्ड। मेरी जो किताब थी, द पंजाब ब्लडीड, पार्टीशनड एंड क्लेंस्ड, अनरेवलिंग द 1947 ट्रेजेडी थ्रू सीक्रेट ब्रिटिश रिपोर्ट्स एंड फर्स्ट पर्सन अकाउंट्स, वो एक बहुत तवील एक्सटेंसिव 12 साल लगे मुझे उस किताब को रिसर्च करते हुए और कंपोज करते हुए, जिसके बाद कराची लिटरेचर फेस्टिवल में 2013 में उसको बेस्ट नॉन फिक्शन बुक का अवार्ड मिला। और इसके बाद उसी साल लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल में इसको बेस्ट नॉन फिक्शन का अवार्ड मिला। फिर 2016 में लाहौर में इसको बेस्ट बुक ऑन पंजाब बाई पंजाबी प्रचार एट, वो क्या कहते हैं, वैसाखी के मेले पे मुझे मिला। ये 3 अवार्ड मेरे पार्टीशन ऑफ पंजाब के हैं। अब मेरी किताब जो है वो कंपटीशन में थी इंडिया में, जहां पे ये पहले पब्लिश हुई है, फॉर द बेस्ट इंग्लिश नॉन फिक्शन बुक अवार्ड। और ये सारा प्रोसेस बड़ा उनका क्या कहते हैं, डिटेल्ड है। फिर बाद में ये शॉर्ट लिस्ट हुई, फिर ज्यूरी बनी, फिर ज्यूरीज ने इसको स्टडी किया। फाइनली ऑन द 19th ऑफ नवंबर एट द वैली ऑफ वर्ड्स, ये उनकी बहुत प्रेस्टिजियस एक क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल अवार्ड देती है 8 कैटेगरीज में। उनमें से एक कैटेगरी जो है वो ये है बेस्ट नॉन फिक्शन बुक इंग्लिश। एक हिंदी की भी वो करते हैं। तो जो इंग्लिश का अवार्ड है वो मुझे मिला है। तो मैंने फिर यही कहा है कि आई एम द ओनली स्कॉलर बाय चांस जिसको दोनों मुल्कों में उसके काम के लिए एक्नॉलेज किया गया है और उसको रिवॉर्ड किया गया है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ, अब आप पूछ रहे थे कि इस पे रिव्यू कैसे हुए हैं। इंडिया में जो मेरी नज़र से 6-7 अंग्रेजी के रिव्यू और 3-4 हिंदी के रिव्यू मुझे भेजे गए। मैं वो हिंदी तो पढ़ नहीं सकता, लेकिन दोस्तों ने बताया कि ऑल वर एक्सट्रीमली लॉडेटरी, कि इतनी अच्छी किताब जो है, और न्यूट्रल होके जिन्ना साहब की तारीफ भी उसमें है, कांग्रेस की गलतियां भी उसके अंदर है, यानी मैंने कोई डंडी नहीं मारी। पाकिस्तान में ये किताब फिर 2021 मई में वैनगार्ड बुक्स नजम सेठी साहब ने पब्लिश की, और अब तक 3 रिव्यू जो हैं आ चुके हैं। एक डॉन के अंदर, एक और 2 रिव्यू फ्राइडे टाइम्स के अंदर, और नया दौर, ये अब एक मिल चुके हैं ना, दे हैव बिकम वन, उसमें हो चुके हैं। और मुझे आगा खान यूनिवर्सिटी में वहां पे इनवाइट किया गया फॉर वेबिनार। अभी पिछले दिनों मैंने वेबिनार किया है विद लम्स रीडिंग एंड हिस्टोरिकल सोसाइटी। तो पाकिस्तान के अंदर भी सारे रिव्यूज जो हैं और सारी रिसेप्शन जो है वो पॉजिटिव है।
तो ये बहुत बहुत अच्छी। बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी, बहुत अच्छी बात है जी कि हमारी यूनिवर्सिटियों में भी इस तरह की सीरियस डिबेट्स और डिस्कशंस होती हैं। तो सर, इसके साथ ही मैं आपसे एक बात करना चाह रहा था एक ऐसे सब्जेक्ट पे जो आपके दिल के बहुत करीब है, जी, और वो है इंडिया पाकिस्तान पीस। वाह जी वाह! और बिल्कुल। मैं आपसे वाकिफ तो था, लेकिन आपसे जो मेरी पहली मुलाकात हुई थी वो एक पीस कॉन्फ्रेंस पे हुई थी कलकत्ता में 1996 में। बिल्कुल। और मुझे ये भी एजाज हासिल है कि आप मेरे रूममेट भी थे। तो जी, सर, ये जो मसला है हमारे यहाँ अमन नहीं हो पाता, उसमें मुझे जो एक बात समझ में आती है कि हमारे मीडिया ने अवाम को इंडिया के बारे में बहुत ही बेखबर रखा है। दे जी। हैव डन अ वेरी गुड जॉब ऑफ कीपिंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान इग्नोरेंट अबाउट इंडियन अचीवमेंट्स। एक्चुअली तो दैट वो इज़ कभी ट्रू। जो है किसी पॉजिटिव सेंस में इंडिया का जिक्र करना, वो समझते हैं ये गद्दारी के मुतरादिफ है। जी, बिल्कुल। तो उसका नुकसान हमें यह हुआ है कि हम तकरीबन हर फील्ड में ही इंडिया से पीछे रह गए हैं। इंडिया जी। क्या, हम तो बांग्लादेश से भी पीछे रह गए हैं। लिटरेसी में आप देखिए सर, हम भूटान और नेपाल से भी पीछे रह गए हैं। ओह! अच्छा। यस। और सर, जब इंडिया आजाद हुआ था 47 में, तो इंडिया का लिटरेसी रेट था 12%। ओके, और आज इंडिया का लिटरेसी रेट है 80%। फैंटास्टिक। अच्छा। और पाकिस्तान का लिटरेसी रेट जो है वो 59% से ऊपर जाने का नाम नहीं ले रहा। और आप ये देखिए कि इंडिया में 1% लिटरेसी रेट बढ़ाने का मतलब है कि आप करोड़ से ज्यादा लोगों को, 1.25 करोड़ के करीब लोगों को एजुकेट करेंगे, उनको पढ़ाएंगे, तो आपको 1% ऊपर जाएगा। पाकिस्तान में अगर आप 20-22 लाख लोगों को एजुकेट कर दें तो वो 1% ऊपर चला जाएगा। तो ठीक है। इसके बावजूद भी हमारा लिटरेसी रेट जो है वो 59% है। तो ओके। आप कैसे देखते हैं इस मसले को? देखिए, मसला तो बिल्कुल क्लियर है कि हिंदुस्तान ने जिस तरीके से आज़ादी ली और उसको एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट बनाया गया, जिसमें एजुकेशन जो है, उसको बहुत तरजीह दी गई। अ, और उनकी जो हायर एजुकेशन की इंस्टीट्यूशंस हैं, वो तो दुनिया में अब कम्पीट करती हैं। उन्होंने ये जो था ना, बेसिक एजुकेशन, ये प्रोविंसेस पे छोड़ दी थी, लेकिन फंडिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी होती थी। तो उस तरीके से उन्होंने एजुके मैंने देखा है कि मैं जब इंडिया जाता हूँ और रिक्शा ड्राइवर्स के साथ भी बात होती है, तो लगता है कि वो लिटरेट हैं, अंग्रेजी भी बोल लेते हैं यार, हम्म। और करेक्ट उनका ये सारा कुछ होता है, तो वाक़ई ये उनकी बड़ी फैंटास्टिक अचीवमेंट है। अ, हमारे यहाँ जो है, एक तो एजुकेशन का, देखिए, एक और फैक्टर जो शायद ज़िक्र कर देना चाहिए पाकिस्तान की डिफेंस में नहीं, बट एक्सप्लेनेशन में, कि जो हमारे यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है वो इंडिया से बहुत ज़्यादा है। तो जब आपका पॉपुलेशन ग्रोथ कंपैरेटिव मुल्क से बहुत ज़्यादा होगा, तो स्कूलों की और वो सारों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं, अ, वो उतनी कम हो जाएँगी। हाउ टू मेक मोर एंड मोर स्कूल्स फॉर मोर एंड मोर बेबीज़। तो हमने वहाँ पे भी देखे, आपने इंडिया ने अपनी रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ को डाउन कर लिया, बांग्लादेश ने कर लिया, नेपाल का और वो उसका मुझे नहीं पता, लेकिन 2-3 चीज़ें साथ-साथ होनी चाहिए। औरतों को उन्होंने बंगाल अपना बांग्लादेश में एम्पावर किया है। इंडिया में भी कंपैरेटिवली फीमेल लिटरेसी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है, जो आपने 59% बताया है। अगर उसको ये अपना सेक्स वाइज़ देखा जाए, तो ज़्यादा मर्दों की होगी, मुझे यकीन है, और औरतों की कम बहुत होगी। ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में और ये खैबर पख्तूनख्वा में, ये मुझे लगता है ज़्यादा होना चाहिए, अगर इसको इस तरह भी हम ब्रेक डाउन करें। तो उसमें जी बिल्कुल। पाकिस्तान ने कभी इंडिया के साथ पॉजिटिव कंपटीशन नहीं की। अगर हम पॉजिटिव कंपटीशन करते और चाइना की तरह 100% लिटरेसी रेट हमारी होती और इंडिया की 80% होती, तो आप और मैं दोनों कितने खुश होते उसके ऊपर। एग्जैक्टली। इसके इसके बरक्स क्यों होता है? हम्म। नेगेटिव चीजें जो हैं,
हम उनके ऊपर जोर ज्यादा देते हैं। मैं एक और एग्जांपल देना चाहता हूं, वरना शायद उसका चांस ना मिले। अभी देखें, पिछले दिनों में इन्होंने टीएलपी को बरिए जुम्मा करार दे दिया कि नहीं, उनको अब मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं। और टीटीपी के ऊपर भी इल्जाम था कि ये तो इंडियन एजेंट हैं और इन्हें फंडिंग भी इंडिया से आती है, और टीएलपी पे भी मैंने देखा था कि ये इल्जाम लगा था। अब ये दोनों के साथ इन्हें पेट्रियोटिक ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ ला रहे हैं। तो इंडियन एजेंट एक दिन होते हैं, अगले दिन इनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश शुरू हो जाती है। तो पाकिस्तान का सारा एटीट्यूड जो है ना, वो हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स इंडिया है। उसकी बैकग्राउंड मैंने आपको कई दफा बताई है कि टू नेशन थ्योरी की बुनियाद ही ये थी, जो दो मुल्क बनने के बाद कंटिन्यू करती है। आप यूं समझें। जी, आपने सर खवातीन की जो है लेडीज की लिटरेसी की बात की, तो बलोचिस्तान में सर फीमेल लिटरेसी जो है वो सिर्फ 27% है, देखे विच ना। इज लोएस्ट लोएस्ट इन द वर्ल्ड। उफ उफ उफ। और सर बांग्लादेश की भी आपने बात की। अब चंद महीने पहले सर बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई थी और इंडियन अखबारों में भी वो छपी, बड़ी दिलचस्पी से उन्होंने इसको देखा कि बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम जो है वो इंडिया से भी आगे निकल गई थी। वाह वाह, वो थी अच्छा। $2060, इंडिया की थी 1947 और पाकिस्तान की थी 1543, 50 यानी 1543। जी। लेकिन ये जो चीजें हैं ये हमारे मीडिया में कोई जगह नहीं पाती और हमारे लोगों को कोई फिक्र नहीं होता कि हम कितना पीछे रह गए हैं। एडवांस मुल्कों को तो छोड़ दें, सिंगापुर भी तो फिशिंग विलेज था 60-70 साल पहले, बिल्कुल। तो हाँ जी। वो आज कहां है और हम कहां हैं। तो हमें ये एहसास तक नहीं है कि हम कहां कितना पीछे रह गए हैं बाकी दुनिया से। ये बात तो सही है चौधरी साहब, जैसे आप बता रहे हैं, हमने कई दफा भी बात की है कि पाकिस्तान की जो है ना एटीट्यूड, ये एक नेगेटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स इंडिया, जिसकी कोई वजह नहीं है। उनके साथ आपके कोई डिस्प्यूट हैं तो वो भी एक फ्रेमवर्क के जरिए रिजॉल्व होने चाहिए इन अ फ्रेंडली अकोमोडेटिंग मैनर। लेकिन अगर आप हर चीज में एक नफरत की बुनियाद पे एक हमसाय मुल्क के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, तो उसका नुकसान आपको तो जो हुआ है वो नजर आ रहा है। आपके ये फिगर्स के बाद बहस की तो गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि जहां पे स्टैटिस्टिक्स आ जाएं और फिगर्स आ जाएं तो क्लियर हो जाता है कि एविडेंस क्या बता रहा है। एविडेंस तो यही बता रहा है कि इंडिया इज गोइंग अहेड, बांग्लादेश इज गोइंग अहेड। याद रखें, बांग्लादेश वाज वंस डिस्क्राइब्ड बाय हेनरी किसिंजर एज अ बेगिंग बोल। अब वो अगर हमसे आगे निकल गए हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्होंने इंडिया के साथ आर्म्स रेस की कंपटीशन, एक बेहुदा किस्म की, इस्तेमाल नहीं शुरू नहीं की। हमने उस आर्म्स रेस में अपना सत्यानाश कर दिया, और आर्म्स रेस में भी हम कभी नहीं जीत सकते उनसे। हालांकि हमारे पायलट, हमारी आर्मी की पर्सनल जो है कंपटीशन, क्या कहते हैं, कॉम्पिटेंस किसी से कम नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन रिसोर्सेज वाइज, आर्मामेंट वाइज, जो इंडिया के रिसोर्सेज हैं, उनकी इकोनॉमी हमसे पता नहीं 5-6 गुना बड़ी है। तो आप खुद ही देख लें कि इसके कंपटीशन का क्या फायदा है। पाकिस्तान को सिर्फ इतनी डिफेंस चाहिए कि कोई इस पे हमला ना कर सके और इसको तबाह ना कर सके, ये तो मुझे समझ आती है। लेकिन एक हमसाय मुल्क के साथ आपने खुद ही इंडिया को तुड़वाया और अपना मुल्क बना लिया, उसके बाद भी अब राजी नहीं है, तो फिर अब इसका हल क्या होगा। इन्होंने जी डिमांड की ना कि मुल्क तोड़े और हमें अपना मुल्क दे दें, तो उनको मुल्क मिल भी गया। अब मुल्क बनने के बाद भी अभी उस मुल्क से जहां से आपने अलग हुए हैं, उसके साथ नफरत की पॉलिसी आपने रखनी है। तो जो ये नेगेटिव अप्रोच होती है, उसका नुकसान उस सोर्स को ज्यादा होता है जो नेगेटिविटी में इन्वॉल्व। जी, इस पे सर मुनीर न्याजी का एक बड़ा अच्छा शेर है जिसमें वो यही कहते हैं कि हमने जो गैर से नफरत पाली थी ना उसका हमें ही नुकसान हुआ और वाह। हम आधे रह गए। तो लेकिन ये जो चीजें हैं सर हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आती और वहां पे कोई सीरियस डिस्कशन इस तरह की नहीं होती अनफॉर्चुनेटली, जी। कि हम बाकी दुनिया से अपने नेबर से कितना पीछे रह गए हैं।
जी बिल्कुल मसलन सर आप ये देखिए कि इंडिया में 23 आईआईटीज हैं, जी इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, जी और वो वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस हैं। और उसके अलावा सर 31 नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी हैं, अच्छा उनका स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा है। उनकी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है सर, एमिटी यूनिवर्सिटी, ठीक और है ये मेरे ख्याल में दुनिया की शायद वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसके 4 शहरों में कैंपसेस हैं इंडिया के अलावा, अच्छा और वो है सिंगापुर में, दुबई में, लंदन और न्यूयॉर्क। ओ अच्छा सो आप इमेजिन करें, लेकिन हमारे मीडिया के पास कोई टाइम नहीं है इन चीजों को डिस्कस करने का कि भाई हम कहाँ हैं, बाकी दुनिया कहाँ पहुंच गई। और सर उनके यहाँ कोई 25,000 के करीब लोग हर साल पीएचडी करते हैं, जी और हमारी जो है तादाद वो 1200-1300 है। अ, अब ये सारे फिगर्स वंस अगेन जैसे आप बताते जाते हैं, कोई रैशनल आदमी जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्रॉपरली जिसको मिली होगी, वो आपसे कैसे डिसएग्री करेगा कि सारे फिगर्स जो हैं वो पाकिस्तान को नेगेटिवली शो कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू इंडिया। तो फिर हम उस कंपटीशन में देखिए, हेल्दी कंपटीशन इज ऑलवेज वेलकम। आप इकोनॉमी को इंडिया से बेहतर करें, पाकिस्तान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो, तो हम फख्र करेंगे। लेकिन इवन एज पेट्रियोटिक पीपल, पाकिस्तान अगर डाउन जा रहा है तो उसका तो दुख ही होना चाहिए ना। लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चॉइस साहब ना आपकी है ना मेरी है। हमारी तो सारी उम्र ये एक्सप्लेन करते गुजर गई। लेकिन जो लोग पावर में हैं और जो मीडिया में बैठे हुए हैं, ये ओपिनियन बिल्डर्स हैं, डिसीजन मेकर्स हैं। गवर्नमेंट इज ऑलवेज डिसीजन मेकर, मीडिया इज ऑलवेज ओपिनियन बिल्डर। अगर ये दोनों इस टू नेशन थ्योरी के वो क्या कहते हैं फ्रेमवर्क में ही सोच रहे हैं और उससे बाहर नहीं निकले, तो ये उनकी नाकामी है। सिंपल एज दैट। आपने सारी बातें जो की हैं, सिंस दे आर फैक्चुअली करेक्ट, देयर कैन बी नो टू ओपिनियंस अबाउट दिस। जी, टू नेशन थ्योरी की सर आपने बात की तो मुझे याद पड़ता है राजेंद्र सरीन एक इंडियन थे जो पाकिस्तान में बड़ी दिलचस्पी लेते थे, पाकिस्तानी मीडिया को वो रेगुलरली वॉच करते थे। उन्होंने किताब भी लिखी है पाकिस्तान पे, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के इंटरव्यूज किए थे उन्होंने, 80s में ये किताब आई थी। राजेंद्र सरीन साहब जो हैं उन्होंने इस्लामाबाद मैरियट में एक दफा खिताब करते हुए ये कहा था कि मैं जो है, बल्कि हम इंडियंस जो हैं पाकिस्तान को मानते हैं, पाकिस्तान इज एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरन कंट्री, लेकिन आप लोगों को टू नेशन थ्योरी का उठते बैठते 24/7 जिक्र करने की जरूरत नहीं है। यही मैं कह रहा हूं सर। जी, जी उन्होंने कहा कि मैं जब इंडिया में ये कहता हूं, मेरे जैसे बाकी लोग भी जब ये कहते हैं कि ये जो मुसलमान हैं ये हमारी कौम का हिस्सा हैं, ये हमारे इक्वल सिटीजन्स हैं, तो वो फौरन मुझे कहते हैं कि देखो पाकिस्तान तो आज भी दो कौमी नजरिए की बात कर रहा है, बेशक। तो ये जो मुसलमान है ये भी दो कौमी नजरिए पे यकीन रखते हैं। तो जी उन्होंने कहा कि आप इसको छोड़ दीजिए दो कौमी नजरिए को, और एक पाकिस्तानी कौम जो है उस पर फोकस कीजिए जिसमें मुस्लिम भी शामिल हैं, नॉन मुस्लिम भी शामिल हैं। ठीक है। तो इस तरह की जो अप्रोच है हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है, जी आज तक क्लैरिटी नहीं है कि क्या पाकिस्तान में इस वक्त, मेरे साथ एक साहब डिबेट कर रहे थे तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा सर दो कौमी नजरिया अगर वैलिड है तो क्या आज पाकिस्तान में दो कौमें हैं, एक मुसलमान और एक गैर मुस्लिम, या एक कौम है पाकिस्तानी? अच्छा। तो उनको मानना पड़ा कि हाँ एक ही कौम है। तो भाई आपकी फिर किताबों में क्यों नहीं ये लिखा हुआ कि दो कौमी नजरिया जो है वो अब वैलिड नहीं है? चौधरी साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें तो लेट मी एक्सप्लेन के प्रॉब्लम क्या है। देखिए, दो टाइप ऑफ नेशनलिज्म, वैसे तो हर नेशनलिज्म दूसरी नेशनलिज्म से जरा अलग होती है, लेकिन एनालिटिकली आप नेशनलिज्म को दो किस्म का डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक है द फ्रेंच मॉडल। फ्रेंच मॉडल के अंदर ऑल दोज पीपल हु लिव इन अ गिवन टेरिटरी ऑफ अ स्टेट आर इप्सो फैक्टो का मतलब है बाय द फैक्ट इटसेल्फ दे आर मेंबर्स ऑफ द नेशन, इक्वल मेंबर्स। और वहां पे व्हेन यू से दे आर इक्वल मेंबर्स, तो आपकी लॉज में और आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्ट, एथनिसिटी, रेस। ठीक है,
ये है फ्रेंच मॉडल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप देख लें, इंडिया में वो हमेशा कहते हैं वी द सिटीजन ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस तरह वो अप्रोच करते हैं। और उनकी लॉज भी बिल्कुल जो है वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हैं। बल्कि जो लॉज वहां पे चेंज की गई, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, वो है पर्सनल लॉज, जिसको जवाहरलाल नेहरू के दौर में ही चेंज कर दिया गया। और जो पुरानी हिंदू लॉज थी जिसमें बेटियों को कोई शेयर नहीं था मिलता, वो बिल्कुल खत्म करके इक्वल शेयर उन्होंने कर दिया। सिर्फ मुसलमानों के लिए कंसेशन रखी कि आप पर्सनल लॉ इस्तेमाल करें, जिसकी बुनियाद पे अब बीजेपी कहती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, और मैं उसके हक में हूं। मुसलमान हो, हिंदू हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, जो इंडियन धरती का और इंडियन स्टेट का सिटीजन है, औरत या मर्द, उनके इक्वल राइट्स होने चाहिए। अब दूसरा जो है ना टाइप ऑफ नेशनलिज्म, वो है द जर्मन मॉडल ऑफ नेशनलिज्म। जर्मन मॉडल ऑफ नेशनलिज्म में होता है कि यू आर कलेक्टिवली, नॉट इंडिविजुअली, मेंबर्स ऑफ सम कल्चरल ग्रुप। वो कल्चरल ग्रुप बाय ब्लड हो सकता है, वो कल्चरल ग्रुप बाय रेस आप कह सकते हैं, हो सकता है, वो कल्चरल ग्रुप बाय रिलीजन हो सकता है, वो कल्चरल ग्रुप बाय सेक्ट हो सकता है। तो पाकिस्तान के अंदर टू नेशन थ्योरी में जो इम्तियाज किया गया, वो तो था ना मुसलमान वर्सेस नॉन मुसलमान का। हुआ ये, जो महल पाकिस्तान को समझाने वाली बात है कि पाकिस्तान, आप भी, मैं समझता हूं इसको जरा क्लैरिटी की जरूरत है। ठीक है, जिनके साथ आपने बात की तो उनको मानना पड़ा कि पाकिस्तानी तो एक ही नेशन होने चाहिए, लेकिन उसमें यह प्रॉब्लम है कि एक्चुअली पाकिस्तानी स्टेट में जब हिंदू और सिख यहां से माइनस हो गए, तो झगड़ा जो है वो फिर ये हुआ कि हु इज अ मुस्लिम ऑफ इस नेशन में। अगर आप, यू आर अ मेंबर बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ मुस्लिम, देन द क्वेश्चन वाज हु वाज अ मुस्लिम। और उसमें से इन्होंने अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दे दिया। बाद में शिया सुन्नी झगड़ा, मिलिटेंसी हुई, टेररिज्म हुई, वो भी आपने देख लिया। उसके बाद बरेलवियों और देवबंदियों की भी टेररिज्म हुई है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो ये जो है ना, ये हिटलर वाला आइडिया जो था कि पीपल ऑफ द जर्मन रेस आर वन, तो उसने फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू की और पहले चेकोस्लोवेकिया पे हमला किया, फिर पोलैंड पे किया कि यहाँ पे जो है जर्मन रहते हैं, दे आर ऑल मेंबर्स ऑफ द जर्मन नेशन। पाकिस्तान का मसला क्या है? हमने बिल्कुल ये किया कि पाकिस्तान तो बना लिया, लेकिन जो इंडिया में छोड़ दिए मुसलमान, उनसे हम बिल्कुल अलग हो गए। तो हमारा जर्मन मॉडल भी जो है वो डिफेक्टिव मॉडल है। पाकिस्तान को, जैसे आप कह रहे हैं, एक नॉर्मल स्टेट बनाने के लिए नियरली फ्रेंच मॉडल इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे इसराइल है वैसे ही पाकिस्तान हो सकता है। पाकिस्तान के, इसराइल के अंदर द स्टेट इज ज्यूइश, और ज्यूइश रिलीजन को और थोड़ा सा उन्होंने स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है। लेकिन जो उनके अरब सिटीजन हैं और जो बाकी हैं, वो ठीक है मिलिट्री सर्विस नहीं करते, लेकिन बाकी मामलों में वो इक्वल राइट्स एंजॉय करते हैं। ठीक है, ऑक्यूपाइड एरियाज की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन रेगुलर अरब, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, जो इजरायली सिटीजन है ना, वो तकरीबन वही राइट्स इस्तेमाल एंजॉय करते हैं जो यहूदी करते हैं। तो पाकिस्तान में कम से कम ये तो आप कर दें। और मैं कहता हूँ 56 की कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, उसमें ये एक ही चीज थी कि द प्रेसिडेंट विल बी ए मुस्लिम, और ज्यादा उन्होंने कहा था ऑल लॉज विल बी ब्रॉट इन कॉन्सोनेंस विद कुरान एंड सुन्ना। तो वो हमने कहा करके दिखा दो यार, जो कि डेमोक्रेटिक भी हो और इंक्लूसिव भी हो। या जैसे आप कह रहे हैं कि चॉइस है कि ठीक है, जिन्ना साहब ने टू नेशन थ्योरी की बुनियाद पे मुल्क तोड़ दिया और पाकिस्तान बना लिया। अब ये मुल्क बन गया है, इसको आप टू नेशन थ्योरी से आजाद करके पाकिस्तानी नेशनलिज्म की बुनियाद पे एक सेकुलर डेमोक्रेटिक स्टेट बनाए। ये भी एक चॉइस है। जी सर, आपने सर इसराइल की बात की। इसराइल में भी यही झगड़ा था। कुछ लोग कह रहे थे कि जी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिलीजियस होना चाहिए, कुछ ने कहा कि सेकुलर होना चाहिए।
तो आज तक इसराइल का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन सका। यही वजह है, यही वजह है। क्योंकि वो लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हमारे यहाँ चूंकि इतनी तालीम नहीं थी, तो हम रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ चले गए। लेकिन उस पे भी सर ना सेकुलर लोग खुश हैं कि पाकिस्तान आज सेकुलर स्टेट है, ना रिलीजियस लोग खुश हैं, वो भी नहीं मानते कि पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट है। तो फिर ये क्या है, मतलब ना इस्लामिक है ना सेकुलर है, तो फिर क्या है? यही तो मैंने कहा कि ना ये सेकुलर है, ना ये इस्लामिक है, ना ये डेमोक्रेटिक है। अब इस चीज को रिजॉल्व तो पाकिस्तान ही कर सकते हैं ना। और उसमें होता यह है कि ओपिनियन बिल्डर्स यानी मीडिया इस पे बहस शुरू करे, और गवर्नमेंट जो है वो इनिशिएटिव ले, और हम जो है इंटेलेक्चुअल्स आप कह सकते हैं, पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स, लोगों को तैयार करें इसके लिए। लेकिन अगर गवर्नमेंट ही इसकी तरफ नहीं आ रही तो मीडिया भी नहीं आएगा, क्योंकि हमारा मीडिया जो है वो इतना आजाद तो नहीं है, आप जानते ही हैं। ठीक है, इतनी आजादी है कि आप जैसे डेयरिंग लोग इस किस्म की डिस्कशंस कराते हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया वहां पे तो और किस्म की बातें होती हैं ना। तो जब तक वहां पे एक चेंज नहीं आएगा एट द लेवल ऑफ पावर होल्डर्स, देखे ना, पावर होल्डर कॉमन पाकिस्तानी तो नहीं है, वो तो फॉलो करेगा जो लीडरशिप करेगी। तो ये द प्रॉब्लम और द फॉल्ट लाइज इन द पावर एलीट ऑफ पाकिस्तान। उसमें आप जो है एस्टेब्लिशमेंट आप कह लें, डीप स्टेट कह लें, इलेक्टेड गवर्नमेंट भी आप कह सकते हैं, और मीडिया कह सकते हैं, वहां से चेंज आएगा। अच्छा सर, एक और सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे, और कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखता हूं जी। कि कौन सी स्टेट जो है, इंडियन स्टेट या पाकिस्तानी स्टेट और मुआशरे दोनों, कौन सा जो है वो ज्यादा सिटीजन फ्रेंडली है? मसलन इंडिया के सर इस वक्त 23 सिटीज में मेट्रो ट्रेन चलती है शहर के अंदर जो ट्रैफिक के लिए, ओके। और 9 मजीद शहरों में वो चलाना चाह रहे हैं इसी तरह की ट्रेन। ओके जी। और वहां पे इंटरनेट जो है और मेडिसिन पाकिस्तान से बहुत सस्ती हैं। जी। और सर 2006 से लेके 2016 तक इंडिया में 27 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला गया। दे वर लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी। वाह जी तो वाह। सर इसके बाद हम क्या क्या नतीजा निकालें कि कौन सी जो स्टेट है वो ज्यादा सिटीजन फ्रेंडली है? देखिए, सिटीजन फ्रेंडली तो इंडिया ही ज्यादा है। ये भी कहना कहना चाहिए कि 47 में जब इंडिया और पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ईस्ट पाकिस्तान की नहीं, वो तो ग्रेनरी ऑफ इंडिया था ना। यहाँ पे वीट प्रोडक्शन और सारी पूरी हिंदुस्तान को फीड करते थे। तो यहाँ पे इनिशियल ईयर्स में 60s तक में, हल 70s तक जो फूड इनटेक है वो पाकिस्तानियों का इंडिया से बेहतर था, न्यूट्रिशनल वैल्यूज। लेकिन इन्होंने उसमें ज्यादा मजीद तरक्की नहीं की, इंडिया करता गया। तो इंडिया का अब रिकॉर्ड तकरीबन पाकिस्तान जैसा ही है न्यूट्रिशन के मामले में। अब आप बता रहे हैं कि 23 शहरों में उन्होंने ये फ्री फूड का भी सिलसिला इस्तेमाल किया है। तो इंडिया स्लोली स्लोली ग्रेजुअली जो अपने हिस्टोरिकल जो उनकी पॉवर्टी थी ना, वो बहुत स्टैगरिंग थी, वो उसको कम करते जा रहे हैं। हम जिनको एडवांटेज था 47 में कि ग्रेनरी ऑफ इंडिया वाज वेस्ट पंजाब, ये जो कनाल कनाल कॉलोनीज हैं और ये और वो, उस एडवांटेज को भी हम मजीद अपना एक क्या कहते हैं फेवरेबल इंडिकेटर नहीं इस्तेमाल कर सके, तो ये भी एक फेलियर है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो है ना, इंडिया में एक और स्कीम है जिसका हमारे मीडिया में कोई जिक्र नहीं होता। कोई 12 लाख के करीब स्कूल ऐसे हैं जहां मिड डे मील दिया जाता है बच्चों को, अच्छा जी। कि जिसमें बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके हालात, घर के हालात इतने अच्छे नहीं होते, वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे सकते। और ठीक हमारे है। यहाँ भी ये मसला बहुत सीरियस है। बहुत हमारे सीरियस यहाँ भी सर 40% बच्चे ऐसे हैं जिनकी ग्रोथ जो है वो स्टंटेड है, है। उनका कद जो है वो सही तरीके से नहीं बढ़ पाता। तो इंडिया में उन्होंने उसका ये सोल्यूशन निकाला कि 12 लाख तकरीबन स्कूलों में मिड डे मील्स दिए जाते हैं, जो न्यूट्रिशन की जो जरूरियात हैं उसको पेश नजर रख के बनाए जाते हैं। वाह और जी वाह। सर इंडिया में आपको पता है कि 50s और 60s तक जो है वो कहत और फैमन की सिचुएशन भी रहती थी।
बिल्कुल। तो उसका एक उन्होंने जो इलाज किया वो उनकी एक बहुत अच्छी एक यूनिवर्सिटी है, जीपी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा। वो पहले यूपी में थी, अब वो उत्तराखंड में है। तो वो सर उसने बहुत अहम रोल अदा किया इंडिया को ये जो है एग्रीकल्चर के फील्ड में सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए। वाह जी और वाह। सर ये 12,661 एकड़ पर फैली हुई है, दुनिया की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी है इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो ये जो चीजें हैं सर, हमें अनफॉर्चुनेटली हमारा मीडिया बिल्कुल नहीं बताता। और सर वहां पे अभी देखिए इंडिया में पिछले 20-25 साल में कितनी ज्यादा वेल्थ क्रिएशन हुई है कि वहां पे बिल्कुल। 2-3 ही बिलियनर होते थे। टाटा और बिरला का नाम सुनने को मिलता था, अब वहां सर 237 बिलियनर हैं। तो अब आप और देखिए। और पाकिस्तान में सर बिलियनर के एक तो फैक्ट्स फिगर्स नहीं मिलते, लेकिन जो भी मिलते हैं उसमें ये पता चलता है कि 8-9 से ज्यादा बिलियनर नहीं हैं। और उन सब की जो एसेट्स हैं, उनके जो नेट वर्थ है, वो उनके जो एक एक बिलियनर हैं मुकेश अंबानी, उसके चौथाई से भी कम है। ठीक है। मैं जो बिलियनर्स का कोई ज्यादा बुद्धा नहीं हूं। मेरे ख्याल से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अवाम में अगर हो तो वो बेहतर है। पाकिस्तान में ना वेल्थ प्रोड्यूस होती है तो ना ही उसकी कोई डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इंडिया के अंदर प्रोड्यूस जैसे आप बता रहे हैं बहुत बड़ी स्केल पे हो रही है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी फिर होती होगी। ठीक है, अंबानी और ये तो जायंट बन चुके हैं ना, टाटास और बिरलास। तो देखें इंडिया में अगर मार्क्सिस्ट कैटेगरीज में, तो इंडिया ने आजादी जब ली तो एक नेशनल बुर्जुआजी भी उनकी साथ थी जिन्होंने कोऑपरेट किया और उन्होंने सेकुलर आइडियाज, साइंटिफिक आइडियाज, रैशनल आइडियाज पे जो स्टेट बनी जवाहरलाल नेहरू के दौर में, उसका उनको बहुत फायदा हुआ है। ठीक है, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज क्योंकि सोशलिस्ट बेस थी, उसमें इक्वालिटी पे ज्यादा जोर था, वेल्थ क्रिएशन पे कम था, उनको उन्होंने रेक्टिफाई कर लिया। यानी इंडिया के अंदर क्योंकि एक ओपन सोसाइटी है, एक ओपन डिबेट होता है, तो जो गलतियां होती हैं पास की वो उसको साथ साथ करेक्ट करते जाते हैं। हमारे यहाँ ये है कि हम आइडियोलॉजिकली सोचते हैं और आइडियोलॉजिकली कोशिश करते हैं हर चीज को एक्सप्लेन करने की। इन डूइंग दैट वी इग्नोर, ट्विस्ट, सप्रेस द फैक्ट्स जस्ट टू प्रूव कि आइडियोलॉजिकली हम उनसे बेहतर हैं। लेकिन नेट रिजल्ट जो है वो तो आपके सामने है, जो आपने अब बताया है। इसके साथ कौन डिसएग्री करेगा जो कि एक ट्रेंड इकोनॉमिस्ट हो या ट्रेंड सोशल साइंटिस्ट हो कि भाई अगर ये फैक्ट्स हैं तो इंडिया इज डूइंग मच बेटर देन पाकिस्तान। सिंपल एज दैट। आई हैव और नो सर प्रॉब्लम जी, नो ये बिलियनर जो है ना प्रॉब्लम। सर इंडिया के, उनकी एक अच्छी बात ये है कि वो फिलंथ्रोपी और जो डोनेशंस हैं उनका कल्चर भी बहुत स्ट्रांग है वहां पे। जी बिल्कुल। अब सर रतन टाटा जो है हमारे यहाँ तो ये गाली बन गए हैं, बिरला और टाटा का नाम गाली के तौर पे लिया जाता है। लेकिन रतन टाटा जो हैं इस वक्त जो हेड हैं टाटा ग्रुप के, वो इंतहाई सादा जिंदगी गुजारते हैं और अपने 60% जो प्रॉफिट हैं वो फिलंथ्रोपी पे, तालीम पे, बाकी चीजों पे खर्च करते हैं। और वो अब तक 1 बिलियन से ज्यादा जो है ना खर्च कर चुके हैं एजुकेशन पे, इन चीजों पे। इसी तरह से जो है ना बिरला जो फैमिली है वो बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। एक मुसलमान है वहां पे, अजीम प्रेम जी, जिनको कहा जाता है कि इंडिया की आईटी इंडस्ट्री के जार हैं, वो बादशाह ठीक। हैं। वो भी जो हैं इतने सादा जिंदगी गुजारते हैं और फिलंथ्रोपी में इस वक्त गालबन वो नंबर 1 पे हैं। वाह जी वाह। सो अच्छा, ये जो चीज है, आई थिंक देयर इन लाइज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। देखिए इंडिया का सारी स्ट्रगल अगर आप देखें ना, फ्रीडम स्ट्रगल, उसके अंदर जब महात्मा गांधी से पूछा गया कि कैसी हुकूमत होनी चाहिए, उन्होंने कहा कि आप बजाय मेजों और सोफों पे बैठे, आप जमीन पे बैठे और जैसे जैसे एप्लीकेशन आए यू शुड सिट देयर एंड हेल्प पीपल। यानी ये आइडियल उन्होंने लिया। और एक और बात बता दूं, यानी टाटा और बिरला को गालियां जो हैं ये बिल्कुल गलत दी जाती हैं। इंडिया की आजादी में कांग्रेस पार्टी को फंडिंग तो कहीं से आनी चाहिए थी ना। तो लैंडलॉर्ड ने तो या प्रिंसेस ने तो फंडिंग नहीं थी देनी। उन्होंने फंडिंग अगर दी
किस लिए दी? कि इंडिया आजाद हो और इंडिया की अपनी इंडस्ट्री बने। तो जो नेशनल बुर्जुआजी होता है वो एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है। पाकिस्तान के अंदर तो नेशनल बुर्जुआजी कभी हुई नहीं। अयूब खान के दौर में इन्होंने पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाई वर्ल्ड बैंक की फंडिंग के साथ। जब वो कामयाब हो गई इंडस्ट्रीज तो इन्होंने प्राइवेट हैंड्स में दी। तो उसके बाद ठीक है, एक पीरियड आया जब पाकिस्तान की इकोनॉमी फ्लरिश कर रही थी 60s के अंदर। बाद में लेकिन मैंने आपको बताया ना, हमारा प्रॉब्लम है आइडियोलॉजिकल। इन्होंने कश्मीर की जंग शुरू कर दी 65 की। चौधरी साहब, उस दिन के बाद मेरा क्लेम है, आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, कि जो ग्रोथ के बाद वेल्थ प्रोड्यूस होती है ना, वो पाकिस्तान में बहुत कम हुई है। दोबारा पाकिस्तान की जो इकोनॉमी ग्रो की, वो कब की सर? ये की इसके दौरान में जियाउल हक के, जब इन्होंने अफगान जिहाद किया तो अमेरिकन डॉलर्स आए। फिर मुशर्रफ के दौर में दोबारा इकोनॉमी ग्रो की, अमेरिकन डॉलर्स आए टू फाइट द वॉर ऑन टेरर। लेकिन ये वो प्रोडक्शन, ये वो एक क्या कहते हैं इकोनॉमी की ग्रोथ हुई है जो इंडस्ट्रियल अपनी प्रोडक्शन से नहीं हुई, फॉरेन डोनेशन से हुई है। इंडिया की सारी डेवलपमेंट जो है ना, उसमें उनके अपने इंडस्ट्रियल बुर्जुआजी जो है उसका बहुत पॉजिटिव रोल है। और टाटा और बिरला तो मिसाली हैं जिन्होंने अपनी फिलैंथ्रोपी का काम किया है। और अजीम प्रेम जी की मैंने यूनिवर्सिटी में बेंगलोर में जाके लेक्चर भी दिया है और मैं बहुत इंप्रेस हुआ था उनसे। वो मुसलमान जो हैं वो क्योंकि रहते इंडिया में हैं और इंडियन नेशनल है, तो उनका कल्चर जो है वो जिहादी नहीं है। एक एग्जांपल चौधरी साहब, आप लाहौर से वाकिफ हैं, आप रावलपिंडी में रहते हैं, ठीक है? आप जाके देख लें, जितने पार्टीशन से पहले फिलैंथ्रोपिस्ट काम थे वो हिंदुओं ने किए थे या सिखों ने किए थे? लाहौर में या पंजाब के अंदर सर गंगाराम ने। हालांकि इतने बड़े लैंडलॉर्ड थे हमारे जो मुसलमान थे, उनकी एक आप नेकी मुझे दिखा दें। हमारा ये इस किस्म की नेकी में यकीन ही नहीं है। हमारा है कि जब इस्लामिक स्टेट बनेगी जिहाद के बाद, तो वो फिर एक मिसाली इंसाफ पैदा करेगी। ना वो इस 20वीं 21वीं सदी में बन सकती है। जो बनी है, ईरान आप देख लें और सऊदी अरेबिया और अब तालिबान, तो क्या अब वो बनना चाहते हैं? इस्लामिक स्टेट कोई जस्टिस नहीं पैदा कर सकती क्योंकि इसकी लॉज जो हैं वो आउटडेटेड है। इसका जो इंसाफ है वो एक पुराने किस्म का इंसाफ है। इसलिए इंडिया इन सब चीजों से आजाद है। तो इंडिया की जो उनका कास्ट सिस्टम था उसको भी उन्होंने कैसे टैकल किया है? बाय गिविंग ऑल कास्ट इक्वल वोट। ब्राह्मण का, खत्री का, वैश्या का, शूद्रा का, ये तो है ना हिंदुइज्म की थियोलॉजी। लेकिन एज पॉलिटिकल सिटीजन, एज इक्वल सिटीजन, और दलित को उन्होंने इक्वल कर दिया। तो उनका तरीका डेमोक्रेसी को बिल्ड करना है थ्रू डिस्कशन, थ्रू थ्रू प्रॉपर डिबेट। उनके पार्लियामेंट के डिबेट फैंटास्टिक होते हैं। हमारी पार्लियामेंट के डिबेट के अंदर स्पीकर को जूतियां दिखाई जाती हैं और इस किस्म की हरकतें होती हैं। वो देख के मेरा बड़ा दिल दुखता है। जी डॉक्टर साहब, आखिर में एक स्टेटमेंट की तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं। जी। हमारे वजीर आजम ने कुछ 2 दिन पहले ये कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं स्टेट को चलाने के लिए। अब ओके। इससे बड़ी जो है डैमिंग इंडाइटमेंट जो है, जो फर्द जुर्म है, वो क्या होगी एक मुल्क की, कि वजीर आजम कहे कि मुल्क को चलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, और फिर भी जो है वो अपनी जो प्रायोरिटीज हैं उनको रिकंसिडर करने के लिए, उनको रीसेट करने के लिए तैयार नहीं है। देखें, इमरान खान, मैंने भाई कई प्रोग्राम्स में कहा है कि जब ये ही वाज कंपीटिंग फॉर पावर एंड सो आई थॉट मे बी दिस मैन, since he's an outsider, he can change things for the better. I apologize to people for making that very naive decision. लगता है कि इमरान खान सर्वाइवल के लिए हर वो बात कर देते हैं जो पॉपुलिस्ट हो। इन्होंने कोई इनिशिएटिव ही नहीं लिया जिसकी वजह से, जैसे इन्होंने कहा था, आई थिंक ही गेव द फिगर्स के 35 मिलियन बच्चे जो हैं वो स्टंटेड ग्रोथ है और मैं उनके लिए काम करूंगा। अब वो आप बता रहे हैं 40 मिलियन हो गए हैं, 5 मिलियन का इंक्रीज हो गया है। तो ये वहां पे भी फेलियर है।
पाकिस्तान की, मेरे दोस्त रोज कहते हैं कि सर इस दुकान से हम 1 लाख का करते थे कारोबार, 4-4 एम्प्लॉयज थे, अब हमने सबको निकाल दिया और 5,000 जिस दिन हो जाए तो हम बहुत खुश खुश होते हैं। तो ये इट इज ट्रू ऑफ द बाजार, दिस इज ट्रू ऑफ द इंडस्ट्री। हम तो जीरो हो चुके हैं। तो इस हमारे देखे ना, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने कोई फिलैंथ्रोपी का काम किया नहीं। जो शौकत खानम अस्पताल भी हैं, उसमें भी डोनेशंस लोकल लोगों ने दी हैं, उसमें इंडियन एक्टर्स ने भी दिए हैं, इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स ने भी दिए हैं, जिसका इमरान खान अब कभी जिक्र नहीं करते। तो इमरान खान इन दैट सेंस इज देयर टू सर्वाइव, और ये उनका अगर कहना है तो आइदर ही शुड रिजाइन बिकॉज ही इज अ फेलियर, और ही शुड देन लेट गो वो पॉलिसीज जो नेगेटिवली पाकिस्तान को इम्पैक्ट कर रही हैं। और उसमें सबसे ज्यादा जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो बैन ऑन ट्रेड विद इंडिया। मैं तो ये ऐसे देखता हूं जी। इमरान खान साहब जो हैं, इनका सर 2011 का एक स्टेटमेंट है जिसमें इन्होंने इंडिया में कहा था कि मैं इंडिया से नफरत करते हुए पला बड़ा, आई ग्रू अप हेटिंग इंडिया। लेकिन फिर मेरा जब इंडिया में आना जाना हुआ, दोस्तियां हुई, खिलाड़ियों से इंटरेक्शन हुआ, तो मेरी वो नफरत जाती रही, और अब जो है मेरे दिल में इंडिया के लिए कोई नफरत नहीं है। लेकिन अब आप ये देखिए कि वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए कौन सी गाली है जो उन्होंने नहीं दी। हाँ ठीक हमारे है। जो इवन सर हार्ड लाइन किस्म के एम्बेसडर भी हैं, रिटायर्ड एम्बेसडर, वो भी ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को ये जेब नहीं देता इस तरह की लैंग्वेज, आप बिल्कुल दरवाजे बंद कर रहे हैं इस तरह की। हाँ, और नरेंद्र मोदी के क्रेडिट में ये बात जाती है कि ही नेवर रिप्लाई टू इमरान खान इन हिज इन द सेम टोन। उसकी वजह है कि इंडिया को करने की जरूरत ही कोई नहीं है, वो कामयाब लोग हैं, हम नाकाम लोग हैं। नाकाम इंसान जो है वो गालियां ही दे सकते हैं ना। और इमरान खान इज नाउ अ टोटल फेलियर। अगर वो खुद ही कह रहे हैं कि मेरे पास नहीं है पाकिस्तान की हुकूमत चलाने का या स्टेट को चलाने का, तो इट इज सेल्फ एडमिशन। वहां पे ना मेरी राय की जरूरत है ना आपकी राय की जरूरत है। व्हाट डिड यू डू इन 3 years टू रेक्टिफाई दिस सिचुएशन? पाकिस्तान में जब इन्होंने टुक ओवर तो हालात खराब थे, अब तो बद से बदतर हो चुके हैं। तो ये तो इनका पीरियड ही है, क्योंकि ही इज अ पॉपुलिस्ट। और एंटी इंडिया का जो स्टांस है वो क्योंकि पाकिस्तान की एक राइट विंग लॉबी को, एक पॉपुलिस्ट लॉबी को बहुत अपील करता है, तो ही इज ऑलवेज प्लेइंग टू दैट गैलरी। ही इज केटरिंग टू द, मैं कहता हूं, लोएस्ट डिनोमिनेटर जो होता है सोच का। तो इमरान खान जो एक इंटरनेशनली सेलिब्रेटेड आदमी थे, वो एक स्टेट लेवल की साइकोलॉजी को अगर उन्होंने अपना लिया है तो दैट इज टू सैड अ थिंग फॉर मी टू से। जैसे आपने बताया, ही वॉज वेरी पॉपुलर इन इंडिया, कई दफा जाना, उनकी पार्टियों में हिस्से लेना, कई इनकी गर्लफ्रेंड्स होती थी, वो सारा कुछ होता था। और उन्होंने यही कहा है कि मैं इंडिया से, एक उनकी किताब है जिसको मैंने रिव्यू किया था कि आई एम नॉट वन हु हेट्स इंडिया। और उस जमाने में भी कश्मीर का प्रॉब्लम तो था ना, वो तो वही है। हुआ क्या है कि उन्होंने इंटीग्रेट कर लिया, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो तो पहले से एग्जिस्ट करती थी। तो ये तो एक टेक्निकल सा चेंज हुआ है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज हुआ है। सर व्हाट ये हैज जो चेंज है ना, सर ये हाँ, जो चेंज है ना, इस पे तो हमारी मिलिट्री का जो स्टेटमेंट था, इसके कोई 2 दिन के बाद जो आया था, उसमें यही था कि हमने तो कभी इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया था 370 को। हाँ, तो हाँ, ये तो एक शैम चीज थी, हम हमारे लिए कोई इसके फर्क नहीं पड़ता। और सर आजकल जो है इमरान खान ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं ये हिटलर हैं और ये पता नहीं क्या हैं। नो तो आई सर नो। 2015 में ये इंडिया में थे, शाह महमूद कुरैशी भी इनके साथ थे और भी कुछ लोग साथ थे। इन्होंने रिक्वेस्ट की नरेंद्र मोदी से मिलने की, और ही एक्चुअली कॉल्ड देम फॉर अ मीटिंग। तो अगर नरेंद्र मोदी जो थे वो हिटलर थे, तो उस वक्त नहीं पता था इनको कि ये तो हिटलर है, मैं इससे क्यों मिलने जा रहा हूं। देखिए, इन सारी बातों से क्या साबित होता है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इज एन अपॉर्चुनिस्ट। तब एक और मौका था तो जाके मिल लिया। हालांकि नरेंद्र मोदी इज द सेम मैन, तब मिलने को चले गए, अब ये इस किस्म की बातें कर रहे हैं। आई थिंक पाकिस्तान का इनके दौर में जितना जवाल हुआ है ना,
उससे पहले मुझे नहीं एकदम याद कि कभी हुआ हो। क्योंकि देखें, इवन जियाउल हक वाज अ वेरी शार्प मैन। वो वहां चले गए थे क्रिकेट मैच देखने, रिमेंबर? जी वहां वो क्या कहते हैं, जयपुर के अंदर, और वहां पे उन्होंने राजीव क्या कहते हैं गांधी के साथ वो बातें भी की कि देखें, वी डोंट वांट कॉन्फ्रंटेशन विद इंडिया। तो इवन जनरल जिया, जो कि राइट विंग के बंदे थे ना, प्योर राइट विंग के, ही आल्सो हैड अ लॉट ऑफ सेंस कि कैसे हमने डील करना है। आइडियोलॉजी एक बात है, पॉलिटिक्स एक और बात है। जो अपना इमरान खान है, ही हैज रिड्यूस्ड पॉलिटिक्स टू आइडियोलॉजी। एंड ये तो जियाउल हक ने भी नहीं था किया व्हेन इट मेंट रिलेशंस विद इंडिया। ठीक है, डोमेस्टिक सियासत में उन्होंने किया, लेकिन डोमेस्टिक से बाहर निकल के उन्होंने जो है डिप्लोमेसी की जुबान इस्तेमाल की, डिप्लोमेसी के तरीके इस्तेमाल किए। जब देखा कि जंग की सिचुएशन हो रही है, तो बगैर बताए इंडिया को पहुंच गए और उन्होंने वेलकम किया, पूरा मैच देखा। तो जी इवन ही वाज मोर इंटेलिजेंट इन डीलिंग विद इंडिया देन आवर प्राइम मिनिस्टर। मैं क्या कहूं और, हम्म। दिस इज अनफॉर्चुनेटली द सैडेस्ट state in Pakistani politics at the moment. I hope it ends very quickly. जी अब देखिए ना, कितनी अजीब बात थी, और ये बड़ा फख्र करते थे कि जी मैंने बहुत होमवर्क किया है, मैंने बहुत कमेटियां बनाई हैं, और जब इंडिया के साथ ट्रेड की बारी आई तो पहले इन्होंने बतौर कॉमर्स मिनिस्टर उसको ओके किया, I और know फिर एक दिन बाद जो है बतौर प्राइम मिनिस्टर उसको रिजेक्ट कर दिया। ये इससे क्या, बड़ा क्या मजाक होगा? ये मजाक है। ये वो मजाक है जो पाकिस्तान पे पड़ता है। पाकिस्तान की जो है ना, देखिए स्टेट का बिहेवियर, उसके मिनिस्टर्स का बिहेवियर आम पॉलिटिशियंस जब ये होते हैं उससे अलग होना चाहिए। दिल में ये जो मर्जी सोचे, जुबान के ऊपर वही बात आनी चाहिए जो एक मुहज्जब किस्म की जुबान हो। शेख रशीद को इन्होंने खुली वो छुट्टी दी हुई है। ही says things which are more than embarrassing, and for a federal minister to use such language is highly regrettable, deplorable. Or Imran Khan, as I said, has failed in all senses of being a statesman. Politician तो ये है, लेकिन ये statesman नहीं बन सके। statesman वो होता है जिसकी विजन जो है वो दूरंदेश भी होती है, रियलिस्टिक भी होती है, और उसके अंदर एक प्रैग्मेटिज्म भी होती है। इनकी स्टेट्समैनशिप जो है वो जीरो हो गई है। आई एम सो सॉरी टू से दैट, बिकॉज फॉर मी, मेरे दोस्तों ने मेरा तब मजाक उड़ाया था कि आपने इन्हें सपोर्ट किया है, यू द पॉलिटिकल एनालिस्ट थिंकिंग दैट ही विल मेक अ चेंज। तो मैंने कहा यार, ये तो तालिबान खान वो कहते थे। मैंने कहा यार, तालिबान खान भी है, लेकिन उनकी किताब में ये भी है कि मैं इंडिया से दुश्मनी नहीं चाहता, मैं उसके साथ दोस्ती चाहता हूं। तो मुझे वो भी याद है, और मैंने एक रिव्यू भी किया हुआ है उनकी किताब का, पॉजिटिव। सो इट्स ऑल ऑन रिकॉर्ड। मैं तो वहां से भाग नहीं सकता। अब मुझे एडमिट करना पड़ता है कि आई वॉज आई वॉज रॉन्ग, आई वॉज एट फॉल्ट, आई शुड हैव बीन मोर केयरफुल एटलीस्ट। जब वो पावर में आ जाते हैं और इस किस्म की अच्छी बातें करते हैं, तो तब मैं कहता तो उसका ज्यादा वजन होता। अब मुझे रिग्रेट करना पड़ता है, एंड आई अपोलोजाइज टू दोज पीपल हु देन सेड कि यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, ही विल मेस अप थिंग्स, ये तो तालिबान खान है। मैं कहता था नहीं यार, तालिबान खान नहीं है, ही इज ए मिसगाइड, ही इज नॉट पोलिटिकली ट्रेन्ड। मेरा ये ख्याल था कि जब सियासी ट्रेनिंग होगी तो ये स्टेट्समैन बन जाएंगे। स्टेट्समैन की बजाय ही इज बिकम a politician always catering to the lowest level। जो बाजार के अंदर भी बातें अब तो ये नहीं होती, वहां तो भूखलंग की बातें हैं, ये तो वो बात भी नहीं करते। ये एक अजीब किस्म की जो है लबैक किस्म की सोच जो है, उसको इन्होंने सियासत का हिस्सा बना लिया है। तो स्टेट्समैनशिप में ही इज अ टोटल फेलियर। आई थिंक दिस इज वेयर वी शुड एंड। अनफॉर्चुनेटली इट्स नथिंग दैट आई एम प्लीज टू से। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने मुझे बहुत वक्त दिया, बहुत थॉट प्रोवोकिंग बातें की,
और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो दोस्त इस प्रोग्राम को देखेंगे वो भी इन पर सीरियसली गौर करेंगे, और उम्मीद ये करनी चाहिए कि ये दोनों मुल्क जो हैं ये अमन के रास्ते पे चल पड़े, खुशहाली के रास्ते पे चल पड़े, और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के बजाय एक दूसरे को फायदा पहुंचाएं। बेशक, खत्म, इतनी सी हम बात चाहते हैं। यस। दो मुल्क हैं आप, दोनों आपको मुबारक है, आपकी आजादी, आपकी सॉवरेनिटी, इसको पॉजिटिवली इस्तेमाल करें, सिंपल। जी सर, इसी के साथ आपसे और अपने बाकी दोस्तों से मैं इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज। मेहरबानी जी, थैंक यू।